और उस अखंड भारत की शुरुआत होगी अखंड जम्मू कश्मीर से वापस। बिल्कुल अखंड भारत भी बनेगा और अखंड जम्मू कश्मीर भी वापस लाना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज लानी होती है वैसे ही लानी पड़ेगी। पहले टाइम दीजिए और फिर सीधी बात कीजिए। वकेट अवर टेरिटरी एंड गिव अवर पीपल एंड अवर टेरिटरी बैक। हमारा काम उनको संभालना, हम संभालेंगे। जो जम्मू का रोल था ना, वो साइलेंट था, जड़ों की तरह। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, जड़ें दिखती नहीं है ना किसी को, लेकिन जब पेड़ जड़ों से कटते हैं ना, सूख जाते हैं। आज वहां पे पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड मास किलिंग्स की जा रही है। आज भारत के पॉलिसी मेकर को समझना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं, इवन फॉर द इंच ऑफ द टेरिटरी गिवन टू भारत। उसका धर्म कुछ भी है, जात कुछ भी है, और अगर आज वो भारतीय वहां पे गोली का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान द्वारा जो चलाई जा रही है, तो भारत यहां साइलेंट नहीं रहे। लेकिन एक षड्यंत्र जो वैली से स्टार्ट हुआ रविश, उस षड्यंत्र ने कैंसर बन के खा लिया पूरी जगह को और उसको डिवाइड करके रख दिया। आज जम्मू के लोग सिकंदर से भी लड़े, अफगानियों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े, और आज जम्मू के लोग पाकिस्तान के जुल्म से भी लड़ रहे हैं, और उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। और आज पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो स्पॉन्सर्ड है बाय वेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का तो ब्रेड बटर सारा वेस्ट से आता है, चाहे उसका खाना पीना कुछ भी है। खुद तो पाकिस्तान कुछ करके राजी नहीं है, उसके लोगों पे भी वो जुर्म कर रहा है, पंजाब से लेके हर जगह। नहीं तो अगर पाकिस्तान अपने अंदर ही खुश रहता तो पंजाब का इतना फर्टाइल एरिया उसको दिया गया था कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी एशिया की बड़ी अच्छी इकोनॉमीज में आती। लेकिन उसने अपना काम नहीं किया, उसने वही काम किया, दूसरे के घर में गए और दूसरे के घर में जाके 1947 में एक जगह पे अटैक किया, और आज तक वो अटैक की वजह से पूरा हमारा जो एरिया है वो डिस्टर्ब है। जम्मू को खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, और अर्थ न्यूज के बैठ के जम्मू के ही लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब जम्मू जड़ें हैं, और कश्मीर अगर उसका फ्रूट है, तो फ्रूट अगर किसी को स्टेबल चाहिए, जड़ें मजबूत करनी। तो जम्मू को पॉलिटिकली कमजोर क्यों रखा गया? ताकि पूरा एरिया डिस्टर्ब रहे और भारत को परेशान कर सके। POJK में, मैं तो इसको बोलूंगा POK भी नहीं बोलो, इसको बोलो POJ। पाक ऑक्युपाइड जम्मू के अंदर जो ये जुल्म और गैरत चल रहा है, इसको भारत आर्मी भी ध्यान से देखे और भारत की सरकार भी देखे, और जरा वेट ना करे। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्संग में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज हम एक खास डिस्कशन में बैठे हैं जिसमें हम जानना चाहेंगे कि 1820 में जो एक प्रोसेस शुरू हुआ कंसोलिडेशन इस इलाके में, जम्मू के इलाके में, वो आज के दिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो टर्माइल में सा बदल गया है ये सारा इलाका। या POJK की बात करें, कश्मीर अब की हालात अब सुधरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये इस जो एक राज्य जिसमें शांति रही करीबन 100 साल के लिए, अगले 120 साल तक वो शांति प्रिय रहा, तरक्की करता रहा, और मैं कहूँगा लोगों की डेवलपमेंट होती रही, तो वो टर्माइल में क्यों बदला? इस सारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी सर। मेरे साथ मेरे बाई और मेरे सहयोगी बैठे हैं आशीष कपूर जी। आशीष, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जी जी, जय माता दी सर। आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़े हैं भद्रवा से, हमारे मित्र और सहयोगी कयूम कदाफी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कयूम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े हैं राजा भैया, जो कि अपनी जो लिखावट के ज़रिए अपने विचार बताते रहते हैं जनता में। सर, शिवांग सर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूँगा कि अगर एक प्रोसेस शुरू हुआ 1820 में, जब मियाँ किशोर सिंह जी को बनाया गया इधर का जम्मू का जो जागीरदार, और 1822 में गुलाब सिंह जी को बनाया गया राजा ऑफ जम्मू। एक प्रोसेस हमने देखा, हमने हिस्टोरिक फैक्ट्स निकाले, आने वाले सालों में 20-25 साल बाद वो यहाँ के पूर्णतः राजा बने 1846 में, और 1846 के 1846 में महाराजा बने। जी बिल्कुल, महाराजा 1822 में बन गए थे वो। महाराजा बने, पूर्णतः स्वाधीन महाराजा बने, और एक तरक्की की तरफ स्टेट चली, जिसमें 1822 के बाद ही शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि 1847 के बाद जब वो सरकार गई, जब उनके जो वंशज थे हरी सिंह जी, जब उनका काल खत्म हुआ, तो ऐसे एक अचानक से टर्मोइल सा क्यों हुआ जो आज तक भी हाथ में नहीं आ रहा? ये ऐसा ही होता है रवि, जैसे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखते हो, अगर ये चीज़ें सबके सामने आ जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की 2-3 परिवार थे जिनको प्लांट किया गया कश्मीर में प्लांट किया गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट से
ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट थे कि कश्मीर वैली, चूँकि अपने ट्रेड, अपने कुछ ऐसी उनके पास ख़ास चीज़ें थी, जैसे शॉल्स थे, कालीन थे, आर्किटेक्चर था, वहाँ का थोड़ा मौसम भी ठीक था, खान पान भी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक पॉपुलर थी। मतलब एक किस्म का हम बोलो कि जैसे मसाला हम लेते हैं साउथ के इंडिया से आते हैं, तो कश्मीर की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी थी। जम्मू की आइडेंटिटी थी स्ट्रेंथ, जम्मू की आइडेंटिटी थी एक जम्मू बफर जोन था जो हमलों से बचाता था हिमालयन फ्रंटियर को भी, और वहाँ से आने वाले लोगों को रास्ता यहीं से जाना था, वैली में एंटर कहाँ से करना था। तो उस चीज़ को लेके जो जम्मू का रोल था ना, वो साइलेंट था, जड़ों की तरह, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं। जड़ें दिखती नहीं है ना किसी को, लेकिन जब पेड़ जड़ों से कटते हैं ना, सूख जाते हैं। तब जड़ों से निकले महाराजा गुलाब सिंह जी, और यहाँ के रहने वाले, सनातन को मानने वाले, सिविलाइजेशन से जुड़े हुए लोग। जैसे आप अक्सर कहते हो कि देव डायनेस्टी 1811 तक फाइट करती रही, जो यहाँ पे हमलावर आते थे सेंट्रल एशिया से, चाहे वो पॉलिटिकली आते थे, लूटने आते थे, या धर्म फैलाने आते थे, रीज़न कुछ भी रहा हो, उनको कौन रोकता था यहाँ पे? सिकंदर क्या करने आ रहा था? लूटने। कौन रोका यहाँ पे? प्लेन्स में, पोरस को कहा जाता है, हीरानगर के एरियाज़ के आगे, झेलम के आगे पीछे फाइट होती थी, कौन रोकता था? तो हिस्ट्री को हम छोड़ दिया, जड़ जम्मू है, जो रूट्स ऑफ दिस होल एरिया वो जम्मू में आया। जैसे रूट्स हमारी स्ट्रांग हुई, वो फैलती है लद्दाख में, लद्दाख जम्मू बन जाता है, और फिर 100 साल, 125 साल यहाँ पे एक ऐसा दौर आता है जिसमें सारी कम्युनिटीज़ ग्रो करती हैं, जिसमें सारी कम्युनिटीज़ प्रॉस्परस करती हैं। और फिर जैसे ही उस जड़ के साथ छेड़छाड़ की गई, मैं सीधे बोलूँगा, इसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है अब्दुल्ला फैमिली, और फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है गांधी फैमिली। हिस्ट्री में उनको नहीं माफ़ किया, जम्मू कश्मीर के लोग उनको माफ़ नहीं कर सकते। बेशक आज मॉडर्न टाइम में बोलते हैं लैंड टू टिलर दे दिया, आपने राइट्स दे दिए, बट आपने एक ऐसा नासूर दे दिया उसके साथ जिसका साइड इफ़ेक्ट दोनों एरियाज़ के लोग भुगत रहे हैं। आज जम्मू, वहाँ पे जम्मू के, आज मेरी अगर एज 47 है, तो मेरे परदादा दादा ज़्यादा दूर नहीं ना है, उन्हीं की फैमिलीज, उन्हीं के आगे पीछे सारे जम्मू में डिस्टर्ब हैं। यही लोग वहाँ पे थे, यही लोग यहाँ से भाग के आगे, यही लोग कश्मीर से डिसेंट हुए, जैसे भद्रवाह में के कहीं बोलेगा, वहाँ कोल फैमिलीज हैं, कश्मीरी फैमिलीज है ना, वहाँ पे डिसेंट हुई है ना भद्रवाह में, वो उस बड़ी वैली से छोटी वैली में आगे डिस्टर्ब हुए। आज वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड मास किलिंग्स की जा रही हैं, और अगर मीडिया हाउस नहीं हो, अगर टेक्नोलॉजी ना हो, हमें पता ही नहीं लगे क्या हुआ। आज से पहले उनको जोड़ के रखा गया, सिंस यू फॉलो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो हम लोग दोनों एक ही रिलीजन को मानते हैं, इकट्ठे। रिलीजन ने इंसान को इम्प्रूव करने का काम करना था, पॉलिटिकलाइज नहीं करना था रिलीजन को। भारत ने कभी नहीं किया, भारत के किसी राजा ने नहीं कहा। इवन महाराजा हरि सिंह जी ने कहा, बीइंग अ किंग आई डोंट हैव एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर और रिलीजन, मेरी जनता का धर्म, उसको संभालना मेरा धर्म है। लेकिन जैसे महाराजा हरि सिंह जी आगे बढ़ रहे थे, इसके ऊपर अलग एपिसोड करूंगा मैं, लेकिन जो तूने 1820 से लेकर 2026 का सफ़र किया, चुभता है। जम्मू के जो बुज़ुर्ग आश्वर्गों में बैठे होंगे उनको दर्द होती होगी। हमने पूरा एरिया इकट्ठा किया, उधर के लोगों को जोड़ा, सर्दी के लोग गर्मी में आए, गर्मी के लोग सर्दियों में गए, एक पूरी प्रॉस्पेरिटी का दौर आया, और जम्मू कश्मीर का जो इकॉनमी है वो पीक पर चला गया। और वो राइट किसका बनता था? 1930 में महाराजा हरि सिंह जी का फ़ोटो बच्चे के हर एक के घर में होना चाहिए। इवन कि जो पाकिस्तान ने इंक्रोच एरिया किया वो भी, जो भारत के साथ विले एरिया आज है वो भी, और जो और इंक्रोच एरिया है चाइना वो भी, क्योंकि उन लोग के बुज़ुर्गों ने, उन्होंने बोला हम भारतीय पहले हैं और हमें भारत के इंटरेस्ट का वॉच पहले करना है, बीइंग द किंग। उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा, और कैसे उनको टारगेट किया गया, कैसे उसका यूज़ किया गया है बाय ब्रिटिशर्स, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे डोपिंग की। अब इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए क्योंकि अगर आगे हमें भारत को ये डिसीजन लेना है पॉलिसी मेकर्स को, तो आज भारत के पॉलिसी मेकर को समझना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं, इवन फॉर द इंच ऑफ द टेरिटरी गिवन टू भारत। क्योंकि उस एक इंच की टेरिटरी पे भी जो इंसान रहता है ना, वो भारतीय है, उसका धर्म कुछ भी है, जात कुछ भी है। और अगर आज वो भारतीय वहाँ पे गोली का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान द्वारा
जो चलाई जा रही है, तो भारत यहाँ साइलेंट नहीं रहेगा। तभी मैंने कहा कि 100 साल का जो टर्मोल आया ना, उसके पहले जो 122-125 साल का पीस था, उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बताना है। पता तुम्हें मीरपुर व्हाट वाज मीरपुर? इट वाज द कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल थी। एक देसी में राजा भाई वो कहते हैं ना, मीरपुरों सा चौनी दे के ठहनी लैसा। दिस वाज समथिंग दे यूज्ड टू टॉक ऑफ, कि आज भी वो लोग बुजुर्ग बोलते हैं कि हम इतने रिच थे। किसके अंडर थे रिच वो लोग? वो किसके अंडर थे? महाराजा ऑफ जम्मू के अंडर रिच हो रहे थे। ये महाराजा वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ की कम्युनिटी, और वहाँ के हिंदू भी रिच हो रहे थे, मुस्लिम भी हो रहे थे, सिख भी हो रहे थे, मुजफ्फराबादी भी हो रहे थे, सारे हो रहे थे, सारे कास्ट क्रीड के लोग आगे जा रहे थे। लेकिन एक षड्यंत्र जो वैली से स्टार्ट हुआ रविश, उस षड्यंत्र ने कैंसर बन के खा लिया पूरी जगह को और उसको डिवाइड करके रख दिया। तभी मैंने कहा कि डिवीजन, टर्मोइल, और अगर वापस ठीक होना, जड़ें मजबूत होंगी। आज जम्मू मजबूत हो रहा है, आज जम्मू बता रहा है सबको कि भाई साहब जम्मू आज भी लड़ रहा है। तुम्हें पता है, जो 8 मैं देख रहा था जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा टर्मोइल है, जो लोग आज भी वहाँ गोलियाँ खा रहे हैं, रावलकोट, कोटली, मीरपुर, पिंबर, हवेली, पार्ट्स ऑफ संदोती, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, इनमें से सिर्फ 2 एरियाज हैं जो कश्मीर के साथ अलाइंड थे। एक मुजफ्फराबाद है, एक नीलम वैली, वो छोटा एरिया है, बाकी सारे जम्मू के साथ अलाइंड थे, सब जम्मू का पार्ट थे। तो आज जम्मू के लोग सिकंदर से भी लड़े, अफगानियों से भी लड़े, मुगलों से भी लड़े, और आज जम्मू के लोग पाकिस्तान के जुल्म से भी लड़ रहे हैं, और उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? आप बताओ। भद्रवाह की जो मैंने आपके साथ बैठ के चर्चा की, क्या भद्रवाह में आपने लोकली नहीं देखा कि एक हिस्ट्री की खुशबू आती है? उसके पहाड़ों से, उसके कल्चर से ऐसे लगता नहीं है कि नया नया वैली है, ऐसे लगता है ना हज़ारों साल से सिविलाइजेशन है कोई रिलीजियस डिवाइड कहीं पे है? कोई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात? लेकिन आज भद्रवाह क्यों कमज़ोर रह गया? जो भद्रवाह महाराजा के टाइम पे कॉलेज था, 2 डिग्री कॉलेजेस थे, एक था जम्मू का, एक था भद्रवाह का। 47 के बाद ऐसा क्या हुआ, कश्मीर की सरकार आने के बाद भद्रवाह में भी मुस्लिम डोमिनेशन थी, भद्रवाह को रोक के रखा ग्रोथ से। आपका क्या कहना है, क्या उसका असर दिखता नहीं है? बिल्कुल दिखता है सर। तो व्हाट डू यू से, हाउ इज भद्रवाह? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू शिवांग सर कि आपने मुझे थोड़ा सा भद्रवाह के बारे में यहाँ पे बैठने का मौका दिया और भद्रवाह के बारे में बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपने बोला कि भद्रवाह पहले से ही बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट से भरी हुई थी, जो पहला कॉलेज 1955 में दिया गया था। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि जहाँ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वहाँ पे, कि पिछले 10-15 सालों से जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही थी, पिछले 10-15 सालों से जैसे वो रुक गई है। इट इज़ स्टक्ड, एंड द रीज़न वही है कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वहाँ के लोकल्स जो वहाँ पे है, जैसे हम फैमिलीज़ की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम्स, हिंदूज़ जो है मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम्स जो है हिंदूज़ के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। कोई भी कहीं पे भी रिलीजियस बायस है नहीं अमंग द लोकल्स। बट ये मुझे दिखता है कि लैक ऑफ लीडरशिप वहाँ पे रह गई। वहाँ का जो पोटेंशियल है, जैसे एग्रीकल्चर वहाँ का पोटेंशियल है, टूरिज़्म वहाँ का पोटेंशियल है, उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर वहाँ का पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको डेवलप नहीं किया गया। वहाँ पे बहुत पोटेंशियल तो हर एक चीज़ का था, इवन कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जा सकते थे, लेकिन इसको कंसिडर किया गया लाइक समझो कि जैसे आप किसी सौतेले बच्चे को दूर कर देते हो, वैसे ही भद्रवाह को दूर रखा गया। और इसका मोस्ट वन ऑफ द मेन रीज़न यही है, लैक ऑफ लीडरशिप, और जो पूरे जम्मू कश्मीर में इसको सौतेले बेटे की तरह देखा गया। एक बात बताओ, जैसे वो लेवेंडर का एक अच्छा प्रोजेक्ट आया, जो लेवेंडर वहाँ उगाया गया, उससे मैंने सोचा भद्रवाह में इम्प्रूवमेंट आई। और ट्यूलिप गार्डन का भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसको हम खास तौर पे बोलते हैं पर्पल, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, जो भद्रवाह में पर्पल रेवोल्यूशन है। देखिए ऑन पेपर तो बहुत ज़बरदस्त दिखाया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी जो स्टार्ट किए इन्होंने, आई गेस 2018-2019 में स्टार्ट किया था। लेकिन अभी जो घर घर तक पहुंचने की बात थी कि जो एग्रीकल्चर वहाँ पे है, जो फार्मर्स राइस ग्रो कर रहे थे, मेज़ ग्रो कर रहे थे, उसके अलावा वो लेवेंडर भी ग्रो कर पाएंगे। लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन देखा नहीं, बस एक इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं, उसके बाद उस पर कोई भी काम नहीं होता है। अब ये हमें एक्चुअलिटी में पता नहीं चलता है कि गवर्नेंस में इज़ इट लैक ऑफ गवर्नेंस, या फिर लोकल्स को अवेयर नहीं किया जा रहा है, या फिर लोकल्स ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ा सा नुकसान भद्रवाह की बेल्ट का हम ये भी मानते हैं, डोडा भद्रवाह की बेल्ट का, जब पाकिस्तान ने ध्यान दिया कि कश्मीर में तो चलो उन्होंने फैनेटाइज कर दिया, फिर उन्होंने कोशिश की कि जो यहाँ की बेल्ट है इसको भी रिलीजियसली फैनेटाइज करके इन्वॉल्व किया जाए इंसर्जेंसी में। भद्रवाह और डोडा की, किश्तवाड़ की बेल्ट को इसका भी लॉस हुआ, भद्रवाह भी इसका लॉस हुआ, शायद उससे भी ग्रोथ कम हुई।
लॉस तो हुआ सर, लेकिन देखिए रिलीजियस फैनेटिज्म, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो बंदा रिलीजन फॉलो करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, वो कभी भी किलिंग्स में, ह्यूमैनिटी किलिंग्स में कभी नहीं घुसेगा, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे एक्सप्लॉइट कैसे किया गया सर, कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बोला 1955 में डिग्री कॉलेज आया है, उसके बाद से ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे कोई बंदा एडवांस कोर्सेज कर सके। हाँ, उसके बाद फिर एक भद्रवा कैंपस लाया गया, 2006 में अनऑफिशियली लॉन्च हुआ था, जहाँ पे एक पीजी कोर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से बच्चे तो पढ़ने लगे वहाँ पे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सर। मुझे ऐसा जिसकी लगता है वजह से- कि कनेक्टिविटी भी प्रॉब्लम थी। जैसे अब प्रेजेंट की बीजेपी की जो सरकार आई, तो सेंटर की सरकार आई, कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से चीज़ें इंप्रूव होंगी। क्या वापस जो गरिमा रवीश हमारे जम्मू कश्मीर की थी बनी हुई महाराजास के टाइम पे 1820 से लेके 1947 तक, क्या वो वापस आ सकती है? पिछले 17 सालों में जो लूज हुई है, क्या होगा उसके लिए? व्हाट डू यू से? जी देखिए, क्या हुआ कि जो सारा ये मसला था, इसमें एक डिसइंफॉर्मेशन चलाया गया शुरू से ही। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए, होता क्या है कि 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। 7 दिन के बाद। 7 दिन के और बाद लाहौर की टीटी की बात ही नहीं होती है। हाँ, वो आजकल उसको ख़त्म कर दिया गया, कहीं पे उसको जिक्र नहीं किया गया। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट एपिसोड किया हुआ, वो जो व्यूअर है वो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में हमने बताया कि क्या हुआ था उसमें एक्चुअली। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब 1846 में गुलाब सिंह को मिल गया, महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर मिल गया, तो वो 1 साल क्यों लगाते हैं उसको कब्जे में लेने के लिए? देखिए, हुआ क्या, जो कुछ दरबारी थे लाहौर के, वो एक तरीके से कॉम्पिटिटर या दुश्मन हुआ करते थे उनके। जब वो जब वो फौजों में लड़ते थे पंजाब की, तो एक कंपटीशन की भी भावना होती है। कॉन्स्पायर किया गया, जो लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर था सिक्स का, ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हो चुकी थी, उसको बोला गया नहीं जी आपने सबमिट नहीं करना है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक लोकल मलेशिया बनाता है, लोगों को भड़काता है कि तुम्हें बेच दिया गया, झूठ वाली चीज बता मतलब के। वही जो हमारे को आजमाई जाती है। बिल्कुल, उसको उनको इकट्ठे करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है महाराजा गुलाब सिंह वाज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग दैट थिंग, कि वो जाके फौजें भेज के उनको कर देते। लेकिन उन्होंने बड़ा वाइजली एक्ट किया। उन्होंने 1 साल का इंतजार किया। 1 साल में उन्होंने अंग्रेजों से भी बात की, सिखों से भी बात की, और बोला कि आप मेरी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि गुलाब सिंह जी जो है, उन्होंने ब्लडशेड रोकने के लिए, कि अगर मैं घुसूंगा और लड़ूंगा अंदर, वो उसने लोगों को बेवकूफ़ बना रखा था, जो लास्ट गवर्नर था वहाँ का कश्मीर का, सिक्स का। उस चीज़ को रोकने के लिए उसने सिखों की आर्मी, अंग्रेजों की आर्मी करीबन 50,000 लोग लेके 1 साल बाद गया वो, जिससे कि सामने से, और टाइम भी दिया डाई डाउन होने का रिवोल्ट का। दैट मीन्स वो कोई क्रूअल लीडर नहीं थे, वो उसको अपना ही सब्जेक्ट समझते थे। सबसे पहले जब वहाँ लैंड के हरी पर्वत पे गए, और हरी पर्वत के साथ ही मखदूम साहब जी की दरगाह है, वहाँ गए, बिल्कुल मैसेज दे दिया कि मेरे लिए जो जनता का फेथ है वो मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, और जो उधर की दूसरी पंडितों का फेथ है वो भी रिस्पेक्टेड है, तो सब लोग डिसिप्लिन में आके काम करें। दिस वाज गिवन। बिल्कुल, उन्होंने, मेरा कहना ये है कि वो हिंसात्मक तरीका भी अपना सकते थे। उनके पास इतनी शक्ति कर थी, लेते। उनके पास इतनी शक्ति थी, वो घुसते और कब्जे में लेते सारी चीज, क्योंकि वो जो विद्रोही जो थे वो 10-12 हज़ार ही थे टोटल, और उनके पास ज्यादा इक्विप्ड नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। वो अपने ज्यादा लोग लेके 50,000 के करीब अच्छी आर्मी लेके, अंग्रेजों की आर्मी लेके गए, जिससे कि वो विद्रोही डर गए, और उन्होंने लड़ा नहीं। वो पहले भी, और वहां से फिर दौर शुरू हुआ डेवलपमेंट ग्रोथ का, जम्मू का, लद्दाख का। सबसे पहले आते ही उन्होंने क्या किया कि जो एक अनऑर्गेनाइज्ड शॉल इंडस्ट्री चल रही थी, कि टैक्सेशन का हिसाब नहीं था, कोई कुछ काम करने का कोई ढंग नहीं था, उन्होंने उस इंडस्ट्री को ठीक किया, पश्मीना इंडस्ट्री को मोनेटाइज किया उन्होंने ऐसी जगह वो शॉल बेचने शुरू किए। पहले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ मैं, करीबन 1850 के आसपास की बात है ये। डेवलपमेंट की तरफ बढ़े हो, और उन्होंने हमेशा कश्मीर को अपना सुना। और अच्छा, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रथा थी दरबार मुंह की, वो भी उसी साल 1847 से ही शुरू हुई, ताकि राजा वहाँ बैठेंगे तो डेवलपमेंट होगी। हाँ, उन्होंने अपना समझा सबको। लेकिन दिखाया कैसा गया कि भाई बिकॉज दे आर डोगरा हिंदू रूलर्स, तो जी इन्होंने जुल्म किया होगा। जुल्म किया होता तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी आई,
ट्रेड बढ़ा, बिल्कुल। फैसिलिटी बढ़ी, रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ी। अंग्रेजों के द्वारा डेवलप किए हुए इलाकों से ज्यादा डेवलप था जम्मू कश्मीर की रोड कनेक्टिविटी, गाड़ियां, बसें उस टाइम पे यहाँ पे पहुंची। और सबसे बड़ी बात, पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन लकड़ी का बना हुआ है, जहां से बिजली आज भी प्रोड्यूस होती है। तो वो डेवलपमेंट का दौर स्टॉल हो गया जब यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा की हुई कॉन्स्पिरेसी का बांडाफोड़ हुआ। अंग्रेज़ों ने कोशिश की और अंग्रेज़ों की कोशिश का शिकार जम्मू के लोग नहीं हुए, लद्दाख वो पहुंचे नहीं, कश्मीरी ट्रैप में आ गया और उस कश्मीरी ने रिलीजियस फैनेटिज्म को चुना और जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों ने उसको इन्वॉल्व किया और छोटा लालच दिया कि हम तुम्हें बना देंगे बड़ा, और नेहरू जी के सपोर्ट से उनको बना दिया, और आज भी वो चीज़ें हमें दिख रही हैं। गलत हुआ ना, जो गलत है वो गलत, हिस्ट्री कैसे उसको माफ़ करेगी। और आज पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो स्पॉन्सर्ड है बाय वेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का तो ब्रेड बटर सारा वेस्ट से आता है, चाहे उसका खाना पीना कुछ भी है, खुद तो पाकिस्तान कुछ करके राजी नहीं है, उसके लोगों पे भी वो जुर्म कर रहा है, पंजाब से लेके हर जगह। नहीं तो अगर पाकिस्तान अपने अंदर ही खुश रहता तो पंजाब का इतना फर्टाइल एरिया उसको दिया गया था कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी एशिया की बड़ी अच्छी इकोनॉमीज में आती, लेकिन उसने अपना काम नहीं किया। उसने वही काम किया, दूसरे के घर में गए और दूसरे के घर में जाके 1947 में एक जगह पे अटैक किया, और आज तक वो अटैक की वजह से पूरा हमारा जो एरिया है वो डिस्टर्ब है। तो अभी वो टाइम आ चुका है जब इसके ऊपर सख्त फैसला मुझे लगता है लिया जाएगा, क्योंकि सबर जैसे गुलाब सिंह जी एक साल चला, अब मुझे लगता है जो प्रेजेंट सरकारें भारत की आई हैं, जो जनता ने चुन के भेजी हैं, वो ज़्यादा सबर नहीं करेंगी और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उस पर एक्शन आएगी। तो मैं रविश ने जो बात बोली ना कि हमारे डोगरा जो रूलर्स थे उनको बड़ा क्रूअल दिखाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं रविश। मैं इसमें एक ऐसा अकाउंट देना चाहूँगा, ना वो इंडियन है, ना वो पाकिस्तानी है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। सर वॉल्टर लॉरेंस हैं एक, जिनकी एक फेमस बुक है द वैली ऑफ कश्मीर 1895। वो एक ICS ऑफिसर थे जो ब्रिटिश इंडिया ने जम्मू कश्मीर में भेजा था ताकि यहाँ के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन सबको देखने के लिए, और उसको वो एडमिनिस्ट्रेटर थे बेसिकली। तो उनकी जो बुक में जो उन्होंने लिखा है ना, अगर किसी को वाकई में पढ़ना है कि अनबायस्ड अकाउंट पढ़ना है हमारे जम्मू कश्मीर को लेके, तो उसको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ तौर पे कहा गया है जो यहाँ के जो डोगरा रूलर्स थे, दे वर टोटली अनबायस्ड। वो पब्लिक वेलफेयर पे उनका फोकस था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था सॉरी, ना कि ये जो अकाउंट्स हम पढ़ते हैं बाकी जितने भी हैं ना बायस्ड अकाउंट्स जितने पढ़ते हैं उस चीज़ को लेके एकदम उसके अगेंस्ट है। तो जिसको ये चीज़ पढ़नी है वो एक बार ये वैली ऑफ कश्मीर ज़रूर पढ़े। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ उसमें कुरीतियाँ थी, लेकिन वो डोगरा रूलर्स की नहीं थी। वो जो नीचे के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वेदर हिंदू, वेदर पंडित, वेदर मुस्लिम, उनकी कुरीतियाँ थी, जो अफसर नीचे होते थे। लेकिन जो डोगरा रूलर्स थे उनकी एकदम जो मंशा थी, साफ थी कि सबका हित जो है वो देखा जाए, सबके साथ जो है वो मतलब एक जैसा व्यवहार हो, सबको जो है। और जो जम्मू कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट को लेके जो थे सारे डोगरा रूलर्स, नॉट जस्ट वन, क्योंकि उन्होंने 2-3 डोगरा रूलर्स के साथ काम किया फ्रॉम 1895 से। तो महाराजा प्रताप सिंह के साथ भी किया, रणबीर सिंह जी हैं उनके साथ भी किया, और महाराजा हरि सिंह के टाइम भी रहे हैं वो। तो ये उनका एक स्टेटमेंट था, ये अकाउंट था बेसिकली, मैं कहूँगा एक पूरा हिस्ट्री का, जो उनकी बुक वैली ऑफ कश्मीर में साफ तौर पे देखा जाता है कि किस तरह से हमारे जो डोगरा रूलर थे अनबायस्ड तरीके से और किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे रूल किया है। बेसिकली चीज़ें ये है कि जो वो 125 साल का डेवलपमेंट का दौर, स्टेबिलिटी का दौर आया, एक परिवार ने अपना बहुत कुछ खोया और बहुत सी सेक्रीफाइसेस दे के जोग्राफिकली एरिया को कनेक्ट किया, और ऐसे जोग्राफी को जोड़ा रवि, जो बड़ी मुश्किल जोग्राफी है राजा जमाल साहब, जो मुश्किल जोग्राफी है जोड़ना, जहाँ रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। जोरावर सिंह जी के उसमें कंट्रीब्यूशन है, मेहता बस्ती राम जी के कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन किस एरिया के लोगों के हैं? जम्मू के कंडी के एरिया के लोगों को, जिसको मुफ्ती बोलते हैं डाई डिस्ट्रिक्ट, जिसको मुफ्ती बोलती है डाई डिस्ट्रिक्ट, कोतवाल फैमिलीज ऑफ भद्रवा। जो लोग वहां से चले और वहां से चल के किश्तवाड़ पहुंचे, वहाँ से किश्तवाड़ को कल कवर करके वो गिलगी बल्तिस्तान पहुँचे। ये वहाँ से मेहनत करते करते एक पूरे एरिया को, कोटली बिम्बर, जो आज पाकिस्तान के ऐसा इंक्रोच्ड है एरियाज है पाकिस्तान ने, जहाँ नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। गलती भारत की सरकारों से कंटिन्यूसली रविश हुई। पाकिस्तान को दोस्ती के नाम पे बहुत तोहफे दिए गए। छंब का 200 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया गया जम्मू का। आज जम्मू को खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, और अर्थी न्यूज़ के बैठ के जम्मू के ही लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब जम्मू जड़ें हैं और कश्मीर अगर उसका फ्रूट है, तो फ्रूट अगर किसी को स्टेबल चाहिए, जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। और जम्मू की जो नेचुरल नेचर है वो है स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली क्लियर।
और आज उसका नतीजा ये है कि चाहे कश्मीर में ट्रबल होता है वो बंदा भाग के जम्मू आता है मैं सेफ हूँ, किश्तवाड़ भद्रवाह में ट्रबल होता है जम्मू आता है मैं सेफ। जम्मू क्यों सेफ है रवीश? ऐसा क्या जम्मू के 70-80-60 लोगों में कि हर आदमी को जम्मू सेफ दिखता है, हर रिलीजन को जम्मू सेफ दिखता है? और वाकई में हिस्ट्री में भी जम्मू ने सेव किया, तो जम्मू को पॉलिटिकली कमजोर क्यों रखा गया? ताकि पूरा एरिया डिस्टर्ब और भारत को परेशान कर सकें। और आज टाइम आ गया है कि भारत को ये चीजें समझनी चाहिए। और अगर POJK में, मैं तो इसको बोलूंगा POK भी नहीं बोलो, इसको बोलो POJ, पाक ऑक्युपाइड जम्मू के अंदर जो ये जुल्म और गैरत चल रहा है, इसको भारत आर्मी भी ध्यान से देखे और भारत की सरकार भी देखे और जरा वेट ना करे उसको वापस लाने में। और अगर उसके लिए जम्मू के बच्चे को भी घुट के जाना पड़ेगा तो वी आर रेडी टू गो, बिकॉज दे आर आवर पीपल। उनको भारत इस तरीके से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि महाराज हरि सिंह जी ने अपने बच्चों की तरह अपनी प्रजा को रखा था और बड़े राइट हैंड्स में दिया था महाराजा हरि सिंह ने, इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज वो लोग साइलेंट नहीं रह सकते। अगर वहां पे जुल्म हो रहा है, वहां पे कत्लो गारत हो रहा है, वहां पे उनको दबाया जा रहा है और उनके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहते हो रवीश आप? जी देखिए, बिल्कुल मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले साल जब गुलाब सिंह जी सत्ता में आते हैं, कश्मीर को अपने साथ विलय करते हैं, तो वो कैपिटल बनाते हैं उधर। देखिए, नहीं तो अगर वो जम्मू के रहने वाले थे वो नहीं बनाते कैपिटल, उसको किसी गवर्नर के थ्रू रूल करते। लेकिन उनको पता था कि अगर वो गवर्नर के थ्रू रूल करेंगे तो एक, जैसे अभी आशीष ने बोला कि नीचे के लोग जो थे वो कुछ कुरीतियां करते थे, तो उसका चांस था, तो वो प्यार देना चाहते थे लोगों को। और ये प्रथा 1947 तक चली। और एक देखिए, एक ऐसी स्टेट जहां पर मुस्लिम जो थे वो अब अक्सरियत में थे, आबादी ज़्यादा थी, रूलर हिंदू थे और प्रॉस्पेरिटी में इंडिया की सारी स्टेट से आगे। रीजन सुनना, रीजन था जम्मू का माइंडसेट। हाँ, जम्मू का माइंडसेट था एक्सेप्टेबिलिटी का। राजा अगर कश्मीर का जम्मू आता शायद ये सीन नहीं होता। मैं इसको एज ए प्रजम्पशन के लेके बात कर रहा हूँ। आया ही नहीं कभी, एफर्ट्स नहीं लगाए कभी उन्होंने। ललिता दत्त के बातों को भी ऐसा हुआ नहीं। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जम्मू के जियोग्राफिकल DNA में ही ऐसी खासियत है तो उस DNA को समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है कि आज जम्मू के लोग क्राई कर रहे हैं POJK में, हम के भी बोल लेते हैं लेकिन POJK में, जे में, जहां भिम्बर है, कोटली है, रावला कोट है ना, वो सारे एरियाज जो इंक्रोच्ड हुआ है पाकिस्तान आर्मी, और वहाँ पे वो गोलियां मार रहे हैं अप टू द एक्सटेंड कि एक पुलिस वाले को मार दिया गया जब उसको बोला गया मत, मैं नहीं चला सकता गोलियां से लोगों पे। तो जो ये नैरेटिव था ये तोड़ने का टाइम आ चुका है, ये झूठ को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। जो आज हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड तुमने किया, 100 साल प्रॉस्पेरिटी के क्यों थे? क्योंकि जम्मू को अपनी ताकत के साथ काम करने दिया गया और यही ताकत भारत की सरकार जो है आज भी एक्सरसाइज कर रही है। जमाल साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे ताकि ऑडियंस को फैक्ट पता लगे, कश्मीर के नैरेटिव के सामने जम्मू को सच भी आए। जी जमाल साहब। शुक्रिया गुप्ता साहब, आपने जम्मू के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी। पहले चंद लोगों को नॉलेज थी जो कि हिस्ट्री के साथ थे। जो आपने बताया बड़ा अच्छा बताया। जम्मू में आज से पहले जब से महाराज का राज था, जो आपने बताया सारा दुरुस्त ऐसे ही, और वही चीज़ आज है कि लद्दाख, कश्मीर, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जितने हमारे एक सहयोगी हैं उन्होंने बड़ी बार बोला कि वो लोग कहाँ जाएं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। जब भी कोई भी होता है वो कहते हैं जी ये बाहर से लोग आए हुए हैं। जम्मू के लोगों ने सारी जम्मू के लोगों ने कश्मीर, भद्रवाह और किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, जितने हर एरिया के लोगों को वेलकम किया। एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस ने सारे लोगों को सहयोग दिया और महाराज के टाइम भी वो लोग यहाँ थे। और अगर आज भी देखा जाए, हमारी सियासत के जितने लोग हैं, जितने आम लोग हैं, जितने यहाँ जॉब करते हैं, सबके 2-2 घर हैं। एक जम्मू में, एक लद्दाख में, एक सिदरा तो क्या जम्मू वाला अगर लद्दाख जाके बात करता है नहीं हो तो सोनो वंगचो को प्रॉब्लम क्यों होती है? बस लद्दाख वालों को भी प्रॉब्लम है। नहीं, ये लद्दाख में प्रॉब्लम थी नहीं रवि, ये लाई गई, ये कहीं से प्लांटेड है, उसको एक्सपोज करना है। कश्मीर में भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे मेरे जो ससुराल वाले कश्मीर में रहते थे, वो सर महाजन देवर लिव इन कश्मीर, बटवालों में उनकी शॉप्स थी सर। अगर आप फ्रूट की दुकानें थी, आप भी वहां रहे हो। आपकी तो इन लॉज हैं। हमारी जो जनरेशन है वो महाराज के टाइम उनके साथ थी कश्मीर में, और 4-5 गांव थे उनके। ये माइग्रेशन के दौरान ही जम्वाल फैमिली जम्मू आई। जब बाहर की ताकतों ने समझा कि अब कैसे हमने जोड़ना है, तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि
भारत के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ, हिस्ट्री से रेफर्ड है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये कास्टें थी नहीं, ये स्वभाव है, नेचर है। और शूद्र छोटा काम करने वाले को नहीं बैठते, कोई भी काम करोगे, कोई भी काम करो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जो काम है, तो ये मतलब हो गया वो दिमाग नहीं लगा रहे, वो काम कर रहे हैं, वो मसल पावर से काम कर रहे हैं, तो वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो उनको नाम डाला गया शूद्र। उसको हल्का नहीं बोला गया। जैसे एक आर्किटेक्ट है, वो पेज पे बना देता है, तो वो भैया दिमाग का काम है, ब्राह्मण हो गया। बिल्कुल। तो दिमाग का काम है, सॉफ्ट स्किल है तेरी। जो हाथ एक से बना आदमी रहा है। उसको मैनेज करता था स्वभाव का, यार मुझे नहीं पता क्या बन, तू बता सामान किधर रखना है, मैंने संभालना कैसे, वो वैश्य हो गया, नेचर उसकी वैसी की होगी। एक बोलता भैया तुम काम करो, जानवर जुनवर आएंगे मैं लड़ूंगा, तो बाहुबली है तू भैया क्षत्रिय हो गया। लेकिन इनमें हमेशा चेंजेस होती थी। एक आदमी बाय बर्थ अगर शूद्र था, उसके पिताजी शूद्र काम करने वाले लोग थे, या वो एक आदमी सिर्फ काम करता था, तो लेकिन उसका बेटा ब्राह्मण हो सकता था, बिल्कुल, अगर उसके अंदर वो गुण होते। अगर वो गुण होते तो उसको बोलते थे आज से तुम, जैसे विश्वामित्र जी जो पैदा हुए वो बाय बर्थ वो थे क्षत्रिय, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि बन गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी तरह कोई ब्राह्मण जो थे वो क्षत्रिय बन गए। तो जो भारत के अंदर कास्टिज्म लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, और उसी कास्टिज्म का इस्तेमाल करके आज भी भारत के अंदर पॉलिटिक्स की जा रही है, और सेंटर की सरकार आज उसको खत्म कर रही है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आज अखंड भारत का जो नक्शा बनाया गया वही सच है। और उस अखंड भारत की शुरुआत होगी रवीश आशीष जो मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे, जो मैं लोग सुनेंगे, अखंड जम्मू कश्मीर से वापस। बिल्कुल, अखंड भारत भी बनेगा और अखंड जम्मू कश्मीर भी वापस लाना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज लानी होती है वैसे ही लानी पड़ेगी, पहले टाइम दीजिए और फिर सीधी बात कीजिए। वकेट अवर टेरिटरी एंड गिव अवर पीपल एंड अवर टेरिटरी बैक। हमारा काम है उनको संभालना, हम संभाल लेंगे। तुम उनको ना बिजली दे पा रहे हो, ना उनको खाना दे पा रहे हो, ना उनको इज्जत दे पा रहे हो, बस जितना टाइम देना था दे दिया। और पूरी भारत की जनता आज भारत सरकार के पीछे खड़ी है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। आपने बोला कि मीरपुर एक इकोनॉमिकल कैपिटल होती, फाइनेंशियल कैपिटल होती थी हमारे जम्मू कश्मीर की। आज उसको आपने पानी में डबो दिया, डैम बना दिया वहाँ पे है, आपने उसको मतलब एकदम जो है ना इसके निशान ही मिटा दिया। चलिए ये एक अलग बात है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हर कोई इंसान से, जो हमारे जो, क्योंकि मैं पुरानी बात जो मेरी थी, जो रविश ने शुरू की थी अबाउट डोगरा रूलर, उसी पे एक सवाल पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो हमारे रूलर्स को कहते थे कि ये टैरेंट थे, ये क्रूर थे, ये क्रूअल थे। मुझे एक हिस्ट्री में ना एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए। मुगल्स आए, मुगल्स ने यहाँ पे आके क्या किया सब जानते हैं। हमारे यहाँ के मतलब जो सिविलाइजेशनल जितने भी हमारे यहाँ पे ये थे इंस्टीट्यूशंस थे, उनको तोड़ा, सब जानते हैं। बाकी भी आए, उन्होंने भी तोड़ा। अफगानी जाए, उन्होंने भी तोड़ा, ऐसे ही किया। अब्दालीज ने भी तोड़ा। मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन, डोगरा रूलर्स कश्मीर के कितनी मस्जिदों को हमने हाथ लगाया, लद्दाख के कितनी मोनेस्ट्रीज को हमने हाथ लगाया, वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट दी, उनको वहाँ पे फलने फूलने दिया, वहाँ पे उनको प्रिजर्व किया। ये थे डोगरा ट्रेडिशंस। ये वो कल्चर था जो जम्मू की ज्योग्राफी से निकला और चोड़ा। आज भी हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जो एक नशे में डाला गया है, मतलब अगर आप गाड़ी का ड्राइवर एक नशे वाले आदमी को बना दोगे, गाड़ी गिरेगी। वो 70 साल से गाड़ी गिर रही है, और जो जड़ें जम्मू ने निकाली आज वो क्राई कर रही हैं, हमारे थ्रू, आपके थ्रू बात कर रही हैं कि हमें बात करने दो। और जम्मू ने की बात, जम्मू ने टर्मोइल से कश्मीर को वापस निकाला, जम्मू ने लद्दाख को रेस्क्यू किया, जम्मू में आके लद्दाखी बच्चे मेहनत किए, पढ़ाई की है, वापस गए, काम कर रहे हैं। आज भी जम्मू जो है वो हर किस्म की सपोर्ट दे रहा है। आज ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि 100 साल का रूल डोमिनेटेड बाय जम्मू वॉज प्रोस्पेरिटी, जोड़ने वाला, इकट्ठे रखने वाला, और द रूल डोमिनेटेड बाय दीज पीपल फ्रॉम कश्मीर, इन्फ्लुएंस्ड बाय सम वेस्टर्न पावर्स, तोड़ने वाला, अनसर्टेनिटी वाला, टर्मोइल वाला। तो हमें क्या चाहिए? या तो वो हमारी एजुकेशन लें कि कोई भी बंदा कश्मीर में आएगा, कोई बंदा लद्दाख में जाएगा, सबको वेलकम करें, सबको खुले हाथों से पकड़े, या फिर वो उसी माइंडसेट से चलें जो कहीं से प्लांटेड है। तो भारत सरकार जो आज ताकतवर सरकार है, उनको बिहेव करना पड़ेगा समझदारी के साथ, जैसे महाराजा रंजीत सिंह जी ने किया। उन्होंने एक योग्य आदमी को, योग्य सिस्टम को लिया और उसको बोला मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू संभाल, और फिर उन्होंने अच्छी तरह संभाला। तो आज जो पीओजेके की आग लगी हुई है, इसके ऊपर भारत सरकार चुप नहीं रहेगी, नहीं रहना चाहिए, वॉच करे और अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट एक्शन ले। आप क्या क्या देखिए, तो फिर जब ये वापस जुड़ेगा
और मुझे एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कहनी है, मैं कहूंगा कि लोगों तक ये बात एडिटर साहब जरूर पहुंचाए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कश्मीर लीडरशिप डरती थी कि वापस कहीं पे जम्मू कश्मीर वैसा ना बन जाए जैसा महाराजा हरि सिंह ने दिया था, क्योंकि उसके बनने के बाद डेमोक्रेटिकली कश्मीर डोमिनेटेड, इस्लामिक डोमिनेटेड पॉलिटिकल क्लास स्टेबलाइज ही नहीं होती यहां पे, क्योंकि जम्मू का मुसलमान जो था वो फेनेटाइज नहीं था। जम्मू का मुसलमान हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता था, कश्मीर का भी नहीं करता था, लेकिन वहां पे डोपिंग की गई 1931 की बात करके वहां पे उनको घुमाया गया। तो ये बड़ा जरूरी था शेख अब्दुल्ला साहब और उनके सिंपथाइजर के लिए कि वो जम्मू के ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो ये मीरपुर शीरपुर है, ये बेचारे पपियो के पकड़ के रखे पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एजेंडा वो यहां चलाते रहे। क्योंकि अगर उस टाइम पे नेहरू के एडवाइजर सारे लोग वापस, हमारी 1 महीने में हमने वापस ले लेना था सारा, इंडियन आर्मी वाज विनिंग एवरीवेयर, हम तो एक्साइजन भी नहीं जाने देते। अगर वो वापस आ जाता तो डेमोक्रेसी के बाद यहां कौन रूल करता, किसकी सरकारें बनती, आप बताओ, आप बताओ किसकी सरकारें बनती? जम्मू की बनती, जम्मू के लोग आगे निकलते, कश्मीर के निकलते, मिली जुली सरकारें बनती, किसी एक एरिया की वन साइडेड सरकार नहीं होती। और फिर भी आप देखो, जब 1947 के बाद शरारतें होने के बाद इलेक्शंस होती है, एन मास कश्मीर की पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, जम्मू की सीटें भी एनसी निकालती है नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद उनको हरा दिया गया। लेकिन ये सारे कौन शरारतें कर रहा था? जो पाकिस्तान सिंपथाइजर दिल्ली में बैठे हुए लोग थे, जो उसने पाकिस्तान को आइडिया और पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे थे, और वो ये नहीं देख पाए कि आगे चल के इस पूरे एरिया के लोगों का क्या होगा। आज सफर कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना सफर। आईपीओ जेके में गोली चल रही है, पहले पाकिस्तान की स्पॉन्सर कश्मीर वैली डिस्टर्ब हुई, डोडा बदरवा किश्तवाड़ डिस्टर्ब हुआ। आज इसको स्टेबल करने का टाइम आ गया, और ये टाइम ना भारत सरकार को खुंजना नहीं चाहिए। चाहे भी यूएनओ से बात करनी पड़े, यूएनओ से किसी और से बात करनी पड़े कि भैया बीच में नहीं आना, क्योंकि हमारा ये बायलैटरल मसला है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये मुद्दा यूएनओ पे ना कभी जाना है तो ना जा सकता। जो गलती भारत सरकार ने की है हमने सुधार ली है, शिमला समझौता भी ब्रेक हो गया, पाकिस्तान ने खुद बोल दिया, ऑल जितने भी हमारे समझौते खत्म है, नई बात करो। नई बात यह है कि आप वहां गोलियां चला रहे हो, हमारे बंदों को मार रहे हो, और हम यहां चुप करके नहीं बैठेंगे। और जो प्रॉस्पेरिटी यहां के जम्मू के राजाओं ने इकट्ठी करके स्टेट रखी, और वो स्टेट 1947 में जो भारत सरकार को दी, वो स्टेट वैसी ज्योग्राफी के साथ वापस जोड़नी है। और फिर देखो आप कैसे दोबारा प्रॉस्पेरिटी आती है, कैसे यहाँ पे राइट पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, और कैसे कामयाबी आती है। बिल्कुल, देखिए मैं आपने 1931 की बात की, उसका मुझे लगता है बताना ज़रूरी है। सारी चर्चा मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट रहेगी उस बारे में बात किए बिना। गुलाब सिंह जी के राज में आने के बाद से 1931 तक ये डेवलपमेंट की जो एक्चुअली 1934 तक ये डेवलपमेंट जो है ये चलती रही। लेकिन देखिए 1931 में होती है एक फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लंदन में बुलाई जाती है, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर बहुत प्रेशर था, तो वो कहते थे जी हम बात करेंगे। हरी सिंह जी के ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, वो कुछ बोलना चाहते थे, वो कहते जी नहीं बोलना, लेकिन हरी सिंह जी थे, वो माने नहीं, और उन्होंने बोला पहली बार। तब तक देखिए कंसेप्ट नहीं, देखिए लड़ रहे थे हम, इंडिपेंडेंस का वॉर लड़ रहे थे, लेकिन जब आपके पास कोई झंडा नहीं, कोई एम्बलम नहीं, कोई आपके पास कोई है नहीं कि आपका इंडिया है क्या, तो आप कैसे लड़ोगे। उन्होंने बात की इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि जितने भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था वो सबसे बड़ा जो प्रिंसली स्टेट था, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जो था वो जम्मू कश्मीर था, और हरी सिंह जी के ये बोलने से उस बात पे वजन पड़ता था। अंग्रेज उनसे बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी लॉन्च की। जो उनका रेजिडेंट कमिश्नर था, उसका एक ड्राइवर होता था, उसको सरकार के खिलाफ म्यूटनी करने के लिए लोगों को तैयार करने की वो जो है काम दिया गया। 1934 तक आते आते जो है इस बात का खुलासा होता है महाराजा जी के सामने, वो उसको अरेस्ट करते हैं, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक दंगा भड़कता है। तो जो 1947 में कश्मीर में हुआ, या 1990 में जो कश्मीर में हुआ, जो उसके बीज बोए गए थे वो अंग्रेजों द्वारा 1934 में बोए गए थे, और उसके बाद जो है इंडिया आज़ाद होता है। और प्रॉब्लम देखिए क्या हुआ, अब हम प्रॉब्लम पे सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। आज के दिन प्रॉब्लम असली था बाहर के लोगों का गलत तरीके से मैनिपुलेटिव काम करना, जैसे अंग्रेजों ने किया, पाकिस्तान ने भी 47 के बाद वैसे ही किया। लेकिन 2019 में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उसके बाद हमने देखा कि इंटीग्रेशन स्टार्ट की ना दोबारा से। बिल्कुल इंटीग्रेशन स्टार्ट हमने देखा। अचानक से आप देखेंगे कि आतंकवाद खत्म, पत्थरबाजी खत्म। कैसे? आज
2026 में आते आते हमने देखा कदाफी साहब मेरे साथ बैठे हैं इधर, ये बोलेंगे कि हमारी जो हमारे मुस्लिम युवा भी हैं या जो सारे लोग हैं सब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए रोजगार बढ़ेगा सबके लिए अच्छा है। तो इसका प्रॉब्लम जो है वो असली जगह पे शिफ्ट हो गया अब, जो कि हमने देखा पीओके के इलाके में, पीओजेके के इलाकों में। अब वो लोग जल्द ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान से आज़ादी मांगेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम था पाकिस्तान ही असली, जो कश्मीर जे में होता था। वो थॉट जिसने पाकिस्तान को बनाया, नहीं, उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन, पाकिस्तान का डायरेक्ट इंटरवेंशन, पैसे देना लोगों को, ट्रेनिंग देना आतंकवादियों को, सब कुछ करना। जो 370 था वो उसका एक, मैं कहूंगा एक प्रोटेक्टिव लेयर था जो बचाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको डिसमेंटल। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें टोटल इंटीग्रेशन चाहिए जी। तो आज के दिन 370 टूटने के बाद जो अधूरा काम है वो है पीओजेके का एरिया वापस 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो महाराजा हरि सिंह जी ने साइन करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ पूरी तरह भारत सरकार को दिया। तो भारत सरकार की ये मॉरलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया को रिक्लेम करके इस एरिया के लोगों को इंसाफ देना। ये हमारी मॉरलिटी है भारत सरकार की। वो कितना देर इस पे लगाते हैं वो देखने की बात है। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो वही कहूँगा कि जो ये प्रॉब्लम थी, हम इस प्रॉब्लम के शायद आखिरी स्टेप में है। जब हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम एक आखिरी स्टेप में है, क्योंकि अब मुजफ्फराबाद के लोग, जो पीओजेके के बाकी इलाके हैं, वहाँ के लोग ये समझ गए हैं कि एक्चुअली पिछले 47 के बाद उन्हीं के साथ जुल्म हुआ है। देखिए इस तरफ का कश्मीर तो डेमोक्रेटिक राइट्स एंजॉय कर रहा था, सारे राइट्स थे इनके पास, और आप देखिए आज के दिन ट्रेन पहुंची है, टनलें बन रही है, लेकिन आप देखिए पीओजेके में उसको तो बेचा गया चाइना को, उसमें तो चाइना की सड़क बन रही है, चाइना वहाँ पे डैम बना रहा है, और उधर के लोगों को बिजली नहीं मिलती। वो बेचारे, ये जो प्रोटेस्ट आज का जो चल रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट जेएसी का, ये शुरू हुआ चावल की मांग से, आटे की मांग से। असली 35 मांगों में ये मांगे बिजली चाहिए हमें, ये नहीं शुरू जब शुरू और दूसरा अजीब सा एक मैंने देखा कि 12 ऐसी सीटें रिजर्व रखी गई है जो लोग वहां रहते ही नहीं है। जो उल्टा रिजर्वेशन की, जी आप कहीं और रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो आपको, और उससे इन्फ्लुएंस होता गया वहाँ का पावर कॉरिडोर, जो वहाँ के लोगों के हक राइट्स है वो अच्छे से तरह इंप्लीमेंट नहीं हुए। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वहाँ के लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ रहने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और आई फील कि मुझे लगता है इंडिया को मिलिट्री एक्शन भी ना करना पड़े, ये अंदर से ही ना हो जाए कि पाकिस्तान खुद ही थक जाए कि नहीं मेरे से तो अभी होगा नहीं। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रॉब्लम है उसको, बलूचिस्तान ने तो बहुत परेशान कर रखा है। अब अगर पीओजेके में कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता पीओजेके को, क्योंकि पीओजेके को उसको खुद ही मानता है, जैसे इंडिया बोलता है ना इट्स ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, वो तो खुद बोलते हैं डिस्प्यूट है। उन्होंने तो खुद ही वहाँ पे अलग रूल्स और राइट्स लगा के रखे हैं इस तरीके की कि ये तो हमारा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना वहाँ के, वो पीओजेके के जो चीफ मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो दे देमसेल्व्स एक्सेप्ट दैट कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और अब आने वाले दिनों में ये तो उनके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए वो चिट्ठी लिखेगी हम वापस अपने पॉलिटिकली आना चाहते हैं, तो विल से हमने ऑलरेडी उनकी सीटें तो अपनी असेंबली में रिजर्व रखी हुई हैं। बिल्कुल उस दिन के नहीं, हमने असेंबली में सीटें रखी हुई हैं, राइट, हमें प्रॉपर इलेक्शन करा लेते हैं। जिस दिन ये सारा होगा उस दिन के बाद जो महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्थापना की थी वो पूरी, और जो महाराजा हरि सिंह जी ने संजो के भारत सरकार को दी वो वापस आएगी। मुझे लगता है कि हम फिर हमारी प्रॉस्पेरिटी वापस हम उस डेवलपमेंट की उस लाइन में जाएंगे, क्योंकि उसके आने से, गिलगित बल्तिस्तान के आने से हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया, चाइना, मंगोलिया, ऐसे रशिया तक के देशों के साथ हो जाएगा। और मुझे लगता है हम भारत का जिसको बोलते हैं लास्ट कॉर्नर की जगह भारत का एंट्री पॉइंट होंगे, मतलब इट विल बी द एंट्री ऑफ भारत, कि भारत जाना है तो जम्मू कश्मीर एंट्री गेट है, जम्मू कश्मीर आखिरी जगह नहीं है पूरे यूरोप के लिए, पूरे वहाँ के लिए। तो मुझे लगता है कि भगवान जी की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं और भारत सरकार को इसके ऊपर ये क्राई ये सुननी चाहिए कि जिस तरीके से महाराजाज ने हार्डवर्क करके इकट्ठा करके जम्मू के लोगों ने जाके पहाड़ों पे जाने दे के इकट्ठे किए, उस नक्शे को वापस ठीक किया जाए। और आज भी हमारी भारत की सरकार, हमारी भारत की हमारी फ़ौज वहाँ जाके लड़ रही है, करगिल हो, छंब हो, लेकिन जो सरकारें कमज़ोर थी उन्होंने नेगोशिएशन का रास्ता अपनाया। अब जो सरकार है ये नेगोशिएशन वाले रास्ते को तभी ले अगर नेगोशिएशन करेक्ट है, मॉरली बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकली करेक्ट है। और अगर नेगोशिएशन फिर से समझौते जैसी की जा रही है तो मुझे नहीं लगता ये सरकार ऐसी है जो किसी किस्म का इंटरेस्ट ऑफ भारत लूज करेगी, बिकॉज दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन भारत एज अ नेशन फर्स्ट,
एंड भारत एज ए जियोग्राफिकल आइडेंटिटी सेकंड। और तभी इसका जो सोच है वो अखंड भारत की सोच है, जिसको लेके जो भारत के दुश्मन है उनको प्रॉब्लम होती है। मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा। गुप्ता साहब ने, आपने काफ़ी सालों से इस पे मेहनत कर रहे थे और आपकी टीम मेहनत कर रही थी। जो आपने सबको ये चीज़ें बताई, जो पुरानी बुक्स बनी हुई थी, जो उन्होंने लिखी थी किन्हीं लोगों ने, ये जो आपने जानकारी दी है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, जिसको असलियत उनको पता चलेगी कि जम्मू की असलियत क्या है। और जम्मू में आज भी पूरे हिंदुस्तान से और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लोग यहाँ क्यों आके रह रहे हैं, क्योंकि उनको क्या फैसिलिटी मिले। अगर ये आप पॉडकास्ट नहीं करते तो मेरे को लगता है कि जो नई जनरेशन है, हमें तो चलो टूटी फूटी स्टोरी पता थी कोई बुक्स पे किसी से बैठ के, जो हमारी अगली जनरेशन है उसको ये सारी नॉलेज नहीं थी, और जो हमारी जनरेशन के कुछ लोग हैं उनको भी ये पूरी जानकारी नहीं थी। मैं पर्सनली अर्थ न्यूज़ का और गुप्ता साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये सारी चीज़ें आम लोगों तक पहुँचाने का बड़ा अच्छा एक प्रयास किया। और मैं ये चाहता हूँ, मतलब हमारी टीम यही चाहती है कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो अच्छी तरह देख के, अगर उनको कोई इसमें वो लगता है तो वो हमारे उसमें अपने कमेंट्स दें। और जो गुप्ता साहब ने ये चीज़ें बताई हैं, ये बड़ी ही अच्छी जानकारी की हैं। ये हमारे लाइब्रेरीज में भी ये बुक्स नहीं है जिन पे ये दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये जो चीज़ें आपने की है। हम इसको कंक्लूड करें इससे पहले मैं एक मिथ को थोड़ा सा बस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। रविश ने कहा कि 1931 के जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन में, जहाँ पे हमारे महाराजा हरि सिंह ने कहा था, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ उनकी क्या था, एक लाइनर सिर्फ, काफ़ी बड़ा लेक्चर था उनका। उन्होंने कहा था वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन फर्स्ट। और जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर आज़ाद रहे, उनको थोड़ा सा ना 31 का उनका जो ये लेक्चर था ना, ये रिटर्न में अवेलेबल है, पढ़ना चाहिए। वो इस चीज़ को, वो लेक्चर उनका एक्सपोज करेगा उन लोगों की मेंटल हेल्थ को और उनके जो ये जो सोच है ना उसको, कि महाराजा साहब चाहते थे कि हमें आज़ादी, हम आज़ाद ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, हम तो आज़ाद रहेंगे। महाराजा साहब शुरू से चाहते थे, वो कहते थे वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन फर्स्ट। उन्होंने कहा था एज ए हिंदुस्तानी, एज ए इंडियन, मेरी पहली प्रेफरेंस है कि हमारे भारत की प्रोग्रेस और वेलफेयर कैसे हो। ये स्टेटमेंट थी उनकी 1931, जो अंग्रेज़ों को भी चुभी थी और यहाँ पे बैठी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी चुभी थी, जिसके बाद जो 31 वाला जो कश्मीर में मसला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक वही मैं बात करूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन की बात की, जो आपने बोला कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वी आर इंडियन फर्स्ट, या बोला इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो 47 में कुछ माहौल ऐसा बनाया गया कि जो तनातनी थी नेहरू और महाराजा के बीच में, या जो जिन्ना का पार्टिसिपेंट था, उसके कारण सारा सा प्रॉब्लम जो है आज भी वैसा प्रॉब्लम खड़ा है। तो आज हमने कोशिश की व्यूअर्स आपको बताने की कि हिस्ट्री क्या थी असली, प्रोपेगेंडा कैसे शुरू हुआ, और क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई गई जिससे कि जो एक विकास की ट्रेन पे जम्मू कश्मीर चला था 1822 में, वो अब हमारे जो डिरेल करने की कोशिश की पहले अंग्रेजों ने, फिर 1947 के पार्टीशन के बाद जो डिरेल हुई, और अगले इतने सालों तक एक लाइन कोडेड अनकोडेड ढूंढ के निकाली है, उसमें महाराजा साहब ने कहा था, कोडेड लाइन है ये, इसमें मैं अपना कोई वर्ड नहीं जोड़ रहा हूँ। एज एन इंडियन आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड फ्रीडम ऑफ माई कंट्री। ही ओन्ड ब्रिटिश इंडिया एज हिज कंट्री। हाँ बिल्कुल, जबकि वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे, बिल्कुल वो उसको टैक्स देते थे, और उनकी अपनी सोवेरियन स्टेट थी जो कि अंडर दी ब्रिटिश क्राउन काम कर रही थी विद सम अरेंजमेंट्स। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तभी मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कभी डिवीजन नहीं हुआ था ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, और ये कॉन्स्पिरेसी हैच की गई, जम्मू को वीक रखा गया, वहाँ पे इंक्लूजन हुई। ऐसा भी तो हो सकता था कि कबाली जाना ही नहीं चाहते थे वहाँ पे कश्मीर में, और महाराजा सेव कश्मीर को कर रहे थे जम्मू को कंप्रोमाइज़ करके, और वहाँ बैठे रहे जब तक उन्होंने कहा इंश्योर किया। जिंदर सिंह वहाँ पे अपनी कैजुअलिटी करते हैं, उरी के आगे वहाँ पे जाके लड़ते हैं, और आज उनकी शहादतों के बाद ये बोला जाए कि जम्मू ने कश्मीर को सेव नहीं किया है, तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी है, बुक्स हैं, जम्मू ने ही अपनी कॉल दी है, जम्मू ने ही इस पूरी स्टेट को इकट्ठा किया। आज जम्मू क्राई कर रहा है, क्योंकि जिसका होता है ना वो क्राई करता है। एक भी शहादत जब कश्मीर में होती है ना, जम्मू का दर्द होता है। इसलिए जब पंडित वहाँ से भगाए गए, जम्मू ने गले लगाए। जब पहाड़ों से मुस्लिम्स उतरे,
जब टेररिस्ट आए वहाँ अफगानी आए, कहीं पे उनके बच्चों को पढ़ा, जम्मू ने अपने घर खोल दिए, जम्मू ने अपनी लैंड्स ओपन कर दी। जम्मू ने नहीं कहा कौन आ रहा है, हिंदू आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, सिख आ रहा है, ईसाई आ रहा है। लेकिन आज जब POJK में भी मुस्लिम्स है ना मोस्टली वहाँ पे, तो क्राई जम्मू कर रहा है, जम्मू शोर मचा रहा है, कश्मीर आज भी चुप है, कश्मीर आज भी नहीं बोल रहा है कि वो हमारे लोग हैं। तो वो दर्द एज ए जम्मूइट मुझे बड़ा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सुना है, देखा है, समझा है, वो हमारे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी फैमिलीज हैं। तो भारत सरकार ने जो कमिटमेंट 1947 में महाराजा साहब के साथ की थी उसको पूरा करिए, देखते रहिए, और समय आने पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि तू हमारे सिटीजन्स पे ऐसे गोलियां नहीं चला सकता, हम यहाँ पे मुंह नहीं बंद करके देखेंगे। और जो मैंने कहा कि जो ये भारत का मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पाकिस्तान को नेबर मान रहे हैं और उसको एक ड्यू स्पेस दे रहे हैं कि तू अपनी गलती सुधार, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग थे वो भारत से ही गए थे, भारत का ही पार्ट थे, और भारत का पार्ट होने की वजह से उसके ऊपर हमला करने का, उनको नुकसान देने का मकसद नहीं है भारत का, भारत की जनता का भी नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे रहने वाले लोग भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो उसका लिहाज भी नहीं किया जाएगा। कृष्ण जी की सभ्यता है ये, जिसमें कहा गया है 100 गालियाँ माफ़ तुझे शिशुपाल, 101 भी नहीं देना। वो 100 गालियाँ पाकिस्तान दे चुका है, वो 100 नुकसान पाकिस्तान दे चुका है। अब एक भी गलती पाकिस्तान ने दोबारा की तो पाकिस्तान को अपना खमियाजा भुगतना पड़ेगा इमीडिएटली। ये जो आज हमने डिस्कशन की, क्योंकि दर्द मारी है तो दर्द का शोर भी सबसे हम मचाएंगे। जम्मू कश्मीर के उस पार्ट को जिसको इंक्रोच किया गया और पाकिस्तान की क्लचेस में रखा गया, वापस आना है और उसको आके ही यहाँ पे ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनना है। बिल्कुल। मेरी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है हमारी इस सारी डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।